अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हम लोगों ने प्लांट्स को और एनिमल्स को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे फूड ट्रांसफ़र करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की। हमने एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन की बात की थी कि एनिमल्स कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। आज उसी टॉपिक को हम लोगों ने फ़र्दर डिस्कस करना है और हमने बात करना है कि इंसान के जिस्म में या किसी भी एनिमल के जिस्म में इंफॉर्मेशन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में या ब्रेन तक कैसे ट्रांसफ़र होती है। आज का टॉपिक हमारा होगा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, उसे कहा जाता है न्यूरॉन। अब पहले देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम में हम अपने बॉडी में प्रेजेंट तमाम नर्व्स की बात करते हैं, तमाम न्यूरॉन्स की बात करते हैं जो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, जो हमारे बॉडी का, हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं और फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनको कहा जाता है न्यूरॉन और ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। न्यूरॉन्स के बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूरोग्लिया को। न्यूरॉन के बाद आता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो है ना वो सेल्स होते हैं और वो कौन कौन से काम करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। वो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी न्यूरॉन को अगर ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो वो उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर न्यूरॉन के आसपास होती है माइलिन शीथ। वो माइलिन शीथ जो है ना वो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट कर रही होती है और वो माइलिन शीथ जो है वो न्यूरोग्लिया की वजह से होती है। न्यूरोग्लिया हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में, और हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लिया पे कंसिस्ट होता है, यानी इतनी तादाद में न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो सबसे मेजर है वो है हमारे पास न्यूरॉन, फिर उसके बाद न्यूरॉन का न्यूक्लियस। न्यूरॉन जो है ना, अब ये डेंड्राइट और एक्सॉन पोर्शन पे डिवाइड है और इसका एक पोर्शन मैसेज रिसीव कर रहा होता है, दूसरा पार्ट जो मैसेज आगे ट्रांसफ़र कर रहा होता है न्यूरॉन के आसपास। अब ये एक न्यूरॉन दिखाया हुआ है ना डायग्राम में, तो आप लोग खुद देख लें कि इसके आसपास कितने न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट है। ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो है ना ये इस न्यूरॉन की मेंटेनेंस, इसकी हेल्थ, इसके सर्वाइवल के लिए काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स होती हैं। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है ना वो हमारी 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन को लेके हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। दीज न्यूरॉन्स टेक सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, गेटिंग पोक्ड विद अ नीडल एंड सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन। हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए हमारी सेंसेस जो है ना वो पैगाम भेज रही होती हैं हमारे ब्रेन तक थ्रू नर्व्स या न्यूरॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी फिंगर पे सुई चुभती है तो मेरी फिंगर पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, पेन रिसेप्टर्स। उन पेन रिसेप्टर्स ने पैगाम जो है वो मेरे दिमाग तक पहुंचाना। तो पेन जो नीडल थी वो एक एक्सटर्नल फैक्टर था, वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर था। और सेंसरी न्यूरॉन मींस अब मैंने सेंस किया कि मुझे दर्द हो रही है, मुझे पेन हो रही है, तो मेरे रिसेप्टर्स जो थे ना फिंगर पे, उन्होंने ये पेन का जो स्टिमुलस लिया वो उन्होंने मेरे ब्रेन तक पहुंचा दिया। ये सब हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद है मोटर न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन्स कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी अलाउइंग फॉर मूवमेंट। अब यहाँ पे ना जो मोटर न्यूरॉन होता है वो ताल्लुक़ कायम कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हुए वो एक ताल्लुक़ कायम कर रहा होता है ब्रेन का और टिश्यूज़ का। हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उनका और ब्रेन का ताल्लुक़ बन रहा होता है मोटर न्यूरॉन्स की वजह से, और मोटर न्यूरॉन्स की वजह से ही हम अपनी मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा हाथ मोमबत्ती के ऊपर आ जाता है, मोमबत्ती जल रही है, मेरा हाथ उसके ऊपर आ गया और मुझे हीट फील हो रही है मेरे हाथ पे, तो हीट का जो स्टिमुलस था वो मेरे ब्रेन तक गया सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। मेरे ब्रेन से वापस जो पैगाम आ रहा है वो आ रहा है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। अब मोटर न्यूरॉन्स ने मुझे बताया कि मैं अपना हाथ पीछे खींच लूँ, तो ये काम होगा मोटर न्यूरॉन का, क्योंकि मोटर न्यूरॉन की वजह से मूवमेंट की परमिशन मिल रही है, मूवमेंट हो रही है। उसके बाद है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो है ना ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहे होते हैं, इनके इंटर रिलेट जो काम होते हैं उनको मुकम्मल कर रहे होते हैं और मैसेज को या स्टिमुलस को अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहे होते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई
चेंजिंग ना हो रही हो या कोई प्रॉब्लम ना काज हो रहा हो और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सेंसेस के थ्रू या सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू या सेंसरी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ब्रेन तक जाए और इन रिटर्न मोटर न्यूरॉन्स हैं वो उसका रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हों। न्यूरॉन के पार्ट्स देख लेते हैं और फिर उनका फंक्शन भी देखते हैं कि वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है न्यूरॉन को। न्यूरॉन को कंट्रोल करने की सारी एक्टिविटी और सारी अथॉरिटी होती है न्यूक्लियस के पास। उसके बाद आता है पोर्शन एक्सॉन। एक्सॉन जो है ना वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहा होता है दूसरे सेल्स में और दूसरे ऑर्गन्स में। फिर हमने बात की कि एक्सॉन इनके पास होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है ना उसने एक्सॉन को कवर किया होता है और ये क्या करती है? ये मैसेज के ट्रांसफ़र होने की स्पीड को इंक्रीज़ कर रही होती है। उसके बाद आते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल जो है ना ये एक जंक्शन प्रोवाइड करता है दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होने के लिए। उसके बाद इनके पास मौजूद होते हैं शवान सेल। शवान सेल जो हैं वो माइलिन शीथ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर नोड ऑफ रेनवियर अलाउ डिफ्यूजन ऑफ आइंस। ये आइंस को ट्रांसफ़र होने में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एक्सॉन हिलोक। ये इम्पल्सिस को जनरेट कर रहा होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है सेल को। सेल बॉडी जो है वो सेल की फंक्शनिंग को मेंटेन करती है और ऑर्गेनाइज करती है। और फिर हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो हैं वो सिग्नल को रिसीव कर रहे होते हैं किसी भी सेल से। डेंड्राइट्स जो हैं वो स्टिमुलस को या सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और एक्सॉन जो हैं वो आगे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हैं इफ़ेक्टर्स। रिसेप्टर्स का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। रिसेप्टर्स वो बॉडी पार्ट्स होते हैं या वो सेल बॉडी पार्ट में वो सेल्स होते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किसी भी स्टिमुलस को लेते हुए ब्रेन तक पैगाम पहुंचा रहे होते हैं। उनको कहा जाता है रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स पेन के भी हो सकते हैं, टेम्परेचर के भी हो सकते हैं, प्रेशर के भी हो सकते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी टाइप्स हैं इनकी। फिर बात आती है इफ़ेक्टर्स की। इफ़ेक्टर बॉडी का वो पार्ट होता है जो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि मेरा हाथ मोमबत्ती के ऊपर था और मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो जो मैंने अपने बॉडी को मूव किया, जो मैंने रिस्पॉन्स दिया कि मैंने कहा कि मुझे मेरा हाथ जल रहा है और मैंने उस हाथ को पीछे खींचा, ये मेरा एक रिस्पॉन्स था। और ये रिस्पॉन्स किसने दिया था? ये फैक्टर्स ने दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अ मसल कॉन्ट्रैक्टिंग टू मूव द आर्म। बाजू को या हिलाने के लिए या मूव करवाने के लिए हमारे बाजू के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या वो रिलैक्स करते हैं। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्क्वीज़ कर रहे होते हैं ताकि सलाइवा प्रोड्यूस कर सकें और ब्लड में से ग्लैंड रिलीजिंग अ हार्मोन इनटू द ब्लड। ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं और वो हार्मोन्स हमारे बॉडी का पार्ट बन रहे होते हैं, ब्लड का पार्ट बन रहे होते हैं। फिर बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग आ रिफ्लेक्स एक्शन। जब मैंने मोमबत्ती से अपना हाथ पीछे खींचा और जो एक फ़्लो बन रहा था कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलस या सिग्नल आया रिसेप्टर्स के पास, रिसेप्टर्स ने सेंस किया और मोटर न्यूरॉन के पास पैगाम भेजा और ब्रेन तक पैगाम भेजा। ब्रेन ने आगे रिस्पॉन्ड बैक किया इफ़ेक्टर्स के थ्रू और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो ये सारा जो एक पाथवे बन रहा था, एक पैटर्न बन रहा था, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। और जो मैंने अपना हाथ पीछे खींचा था उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन की किस्म है। इनवॉलंटरी एक्शन वो होता है, वो एक्शन होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो खुद ब खुद हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हम खुद तो नहीं करवा रहे ना, अपनी ब्लड सर्कुलेशन खुद ब खुद हो रही है। आँखें झपकते हैं तो हम जानबूझ के तो नहीं झपक रहे होते, एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, धड़क रहा होता है, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद हो रहा है। ये सारे हैं हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज़ फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंसरी न्यूरॉन। अब पाथवे बता रहे हैं वो। स्टिमुलस आता है रिसेप्टर्स के पास, रिसेप्टर से पैगाम जाता है सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन आगे इंटर न्यूरॉन के साथ मिलकर पैगाम पहुंच जाती है मोटर न्यूरॉन के पास और मोटर न्यूरॉन जो है वो आगे इफेक्टर्स के थ्रू रिस्पॉन्ड बैक कर रहा होता है। अब रिफ्लेक्सेस मोनोसाइनेप्टिक भी हो सकते हैं और पॉलीसाइनेप्टिक भी हो सकते हैं कि उनके अंदर एक साइनेप्स भी हो सकता है और ज़्यादा साइनेप्स भी हो सकते हैं। साइनेप्स एक जंक्शन होता है किसी भी डेंड्राइट और किसी भी न्यूरॉन के डेंड्राइट और एक्सॉन के दरमियान, जो कि मैसेज ट्रांसफ़र होने में हेल्प कर रहा होता है।
क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस हैव वन साइनेप्स ओनली, इसके पास सिर्फ एक साइनेप्स होता है। सेंसरी एक्सोन को एफरेंट एक्सोन भी कहते हैं। डायरेक्टली ऑन द एंटीरियर हॉर्न सेल, ये डायरेक्टली हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा होता है। देयरफॉर द रिफ्लेक्स आर्क डज नॉट कंटेन इंटरन्यूरॉन। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में सिर्फ एक स्टिमुलस या एक साइनेप्स एट अ टाइम प्रेजेंट होता है और यहाँ पे इंटरन्यूरॉन काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, जब हमारे बॉडी में हम लोग खींच रहे होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, या जब हम लोग नेचुरली ओकरिंग एक प्रोसेस करते हैं, हम कहते हैं कि बल पड़ जाता है जैसे हमारी बॉडी में, तो वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, उसको टेंडन जर्क भी कहते हैं। उसके बाद है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, यहाँ पे एक से ज़्यादा साइनेप्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इफ्रिएंट नर्व भी होती है। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस या विदड्रॉल रिफ्लेक्स, प्लांटर रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स सेक्शन को देख लेते हैं। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। रिफ्लेक्स सेक्शन जो है ना, इसे हम कहते हैं ये इनवॉलंटरी तो है ही, लेकिन ये ऑटोमेटिक भी होता है, जो किसी भी स्पीशी के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। और अगर ये रिफ्लेक्स सेक्शन ना हो तो इंसान की किसी भी टाइम डेथ हो सकती है और उससे बहुत ख़तरा पहुँच सकता है। और ये जो हमारे सेंसरी मोटर और न्यूरॉन्स होते हैं, ये एक रिले न्यूरॉन का काम कर रहे होते हैं, यानी एक पावर हाउस का काम कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब देख लेते हैं साइनेप्सिस क्या है। साइनेप्सिस जो है वो जंक्शन होता है, एक रास्ता होता है नर्व्स इम्पल्सिस का क्रॉस दी साइनेप्सिस। साइनेप्स के आसपास नर्व इम्पल्स में ट्रांसफ़र होना होता है। केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं गैप्स के दौरान, और ये केमिकल्स जो है ना, ये न्यूरॉन की सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्स आर्क का पाथ बताया हुआ है। हाथ मोमबत्ती के ऊपर आया, स्टिमुलस था, पेन बाय हीट, और रिसेप्टर्स यहाँ पे स्किन में प्रेजेंट थे। उसके बाद पैगाम के हमारे इफ़ेक्टर्स के पास और मसल्स के पास, इफ़ेक्टर्स और मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। फिर स्टिमुलस और रिसेप्टर के बाद मैसेज किया सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन ने आगे स्पाइनल कॉर्ड के साथ काम किया, उसके बाद रिले सेंटर के तौर पे काम किया, और फिर मोटर न्यूरॉन्स ने रिस्पॉन्स करना था, और मोटर न्यूरॉन्स में हमारे पास आ जाते हैं इफ़ेक्टर्स या मसल्स आ जाते हैं। और वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके या रिलैक्स करके, और इसी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के बाद हम अपने बाजू को पीछे खींच लेते हैं। ये सारा है पाथवे रिफ्लेक्स सेक्शन का। इसके बाद नर्व इम्पल्स क्या होता है। नर्व इम्पल्स जो है ना, ये एक वेव होती है, एक लहर होती है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं, यानी जिसमें आयंस भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो किसी भी न्यूरॉन को हेल्प कर रहे होते हैं कि वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकें। केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पे होता है, और वोल्टेज में करंट भी प्रेजेंट होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या न्यूरोलीमा। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो एक एबिलिटी होती है किसी भी वर्क को, किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को मेजर करने की। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि नर्व इम्पल्स जो है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो 70 मिली वोल्ट से कर रही है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, क्योंकि हमने इसको मेजर कर लिया। ये रिप्रेजेंट करती है कि एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई है और बैरियर्स कितने थे इस एनर्जी के ट्रांसफ़र होने में। न्यूरॉन के केस में मैंने बात की कि आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं, और ये बैरियर के तौर पे काम कर रहे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास। न्यूरोनल रीजनरेशन। न्यूरोनल रीजनरेशन में बात करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक शवान सेल के आसपास एक साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ ने कवर किया होता है, उसको न्यूरोलीमा कहा जाता है या शीथ ऑफ शवान कहा जाता है। जब किसी भी एक्सॉन को कोई इंजरी हो जाती है, कोई डैमेज हो जाता है या कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो न्यूरोलीमा जो है वो हेल्प करता है उस न्यूरॉन को रिकवर होने में और एक्सॉन की रीग्रोथ करवाता है, ताकि मैसेज ट्रांसफ़र होने में जो प्रॉब्लम काज हो रही है वो ख़त्म हो सके और न्यूरॉन रीजनरेट हो सके। जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ, यहाँ पे रीजनरेशन ट्यूब बन रही है न्यूरॉन के आसपास, ये इसको हेल्प करती है रिकवर करने में, और फिर न्यूरॉन अपनी असल कंडीशन में आ जाएगा और फिर वो इजीली मैसेज को कन्वे कर सकेगा, ट्रांसफ़र कर सकेगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूरोफिब्रल्स प्रेजेंट होते हैं, माइलिन शीथ भी प्रेजेंट है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, न्यूरोलीमा या शीथ ऑफ शवान सेल, उसके बाद न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है शवान सेल का, और नोड ऑफ रेनवियर। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है अब ये भी देख लेते हैं हम।
मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो एग्जिस्ट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के आसपास, यानी आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है या जो इलेक्ट्रिकल आयंस के दरमियान डिफरेंस है, उसको कहा जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके दो टाइप्स होती हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, सेल्स के आसपास मौजूद होता है और ये एक्साइटेबल भी होता है या नॉन एक्साइटेबल भी होता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब प्रेजेंट होता है जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। इसको कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो रेस्ट पे है क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रेजेंट नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज होती है अंदर की तरफ से इनसाइड और पॉजिटिवली चार्ज होती है आउटसाइड, और आयन कंसंट्रेशन में डिफरेंस प्रेजेंट होता है जिसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। ये 60 मिलीवॉट भी हो सकता है और 100 मिलीवॉट तक रेंज करता है। इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट भी होती है, चेंज भी हो जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, और सेल जो है वो पोलराइज्ड हो जाता है। रेस्टिंग स्टेट में पोलराइज्ड हो जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है ना वो इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। Resting potential. Resting potential is a difference in electrical potential across plasma membrane when the cell is not stimulated or when the cell is in a state of relaxation. Resting potential जो है वो हम कहते हैं फ़र्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास होती है जब सेल स्टिमुलेट नहीं करता, जब सेल कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो रिलैक्स कंडीशन में होता है। यहाँ पे केमियोस्मोसिस की एग्जांपल भी आ सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस्टेब्लिश कैसे होता है। पोटाशियम आयंस और सोडियम आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प कर रहे होते हैं इनको ट्रैवल करने में, इनके ट्रांसफ़र करने में, और ये आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड और आउटसाइड सेल बता रही होती है कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होनी है, कैसे कौन से आयंस ने कहाँ पे ट्रांसफ़र होना है और कितना मिली वॉट का करंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कौन से आयंस ने इनसाइड सेल मूव करना है और कौन से सेल्स ने आउटसाइड सेल मूव करना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे इस्टेब्लिश होता है। के पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के आसपास और ये परमिएबल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ट्रांसफ़र हो सकता है, और के पॉजिटिव आयन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है सेल के पास, यानी इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल। अब यहाँ पे हम अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है पोटाशियम आयंस, और पोटाशियम आयंस ज़्यादा है यहाँ पे और सोडियम आयंस कम है। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को देखें तो यहाँ पे सोडियम आयंस भी प्रेजेंट हैं और पोटाशियम आयंस भी प्रेजेंट हैं, और प्रोटीन एनाइन भी यहाँ पे प्रेजेंट है ए नेगेटिव की फॉर्म में। पहले यहाँ पे ना डिफरेंस आता रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से या पोटाशियम और सोडियम की कंसंट्रेशन की वजह से, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा होता है। लेकिन 90 मिलीवॉट पे इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, तो तब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। आई होप आज के लेक्चर में जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसकी आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।